अच्छा, ये तो बात होगी लॉ प्रोफेशन की, लेकिन स्टूडेंट्स, मतलब एक स्टूडेंट में क्या काबिलियत होनी चाहिए? एक स्टूडेंट अपने आप को कैसे एनालाइज करे कि मुझे लॉ की पढ़ाई में जाना है? जैसे मुझे पर्सनली लगता है कि आई एम नॉट फिट फॉर लॉ, मैं सेक्शंस याद नहीं कर सकता, मैं क्रैमिंग नहीं कर सकता। मतलब कि एक स्टूडेंट में ऐसी क्या स्किल्स होनी चाहिए कि उसको लगे यस आई एम फिट फॉर दिस एजुकेशन? देखिए, पहले तो मैं बता दूं, सेक्शंस रटने की और उसकी बहुत आवश्यकता नहीं होती। अच्छा, आप एक समय के साथ, एक एक्सपीरियंस के साथ, देखिए स्टूडेंट लाइफ में तो चाहिए, एग्जाम क्लियर करने हैं तो हाँ आपको वही कुछ मैं चीजें पूछ रहा याद हूँ कि करनी, एक स्टूडेंट लाइफ में, थोड़ा जैसे तो मुझे करना याद है पड़ता है। कि बीकॉम में मर्केंटाइल लॉ था, एक छोटा सा ही पार्ट था, बट आई वाज नॉट एबल टू क्रैम द सेक्शंस। ठीक है, तो वो मेरी एक प्रॉब्लम है। तो मतलब कि हर आदमी हर चीज के लिए है नहीं, हर आदमी अलग अलग चीज के लिए बना है। तो मतलब कि स्टूडेंट अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई करे कि मैं लॉ एजुकेशन के लिए फिट हूँ? देखिए, ये सारी, एक तो सबसे पहली बात, जो बंदा कोई भी किसी भी एज ग्रुप में, जो ये सामने वाले ने कोई स्टेटमेंट दी, कोई बात बोली और उसको डिसएग्री कर रहा हो, और डिसएग्री करने के लिए उसके पास उसका अपना एक लॉजिक, एक रीजनिंग है, एक रिलेवेंट रीजनिंग है, रिलेवेंट लॉजिक है, लड़ने के लिए लड़ रहा है तो वो नहीं, बहस करने के लिए बहस कर रहा है, अपोज कर रहा है वो नहीं, उसके पास अपना कोई लॉजिकल रीजनिंग देना जानता है, वो देता है हर बात को, नॉर्मल बात को भी डिसएग्री होकर आपको एक लॉजिक रीजनिंग दे रहा है, एक लॉजिकल रीजनिंग दे रहा है, इट मींस ही इज फिट फॉर अ लॉयर प्रोफेशन। इस प्रोफेशन में चाहिए क्या? यही तो चाहिए कि आप इजीली किसी की बात से एग्री ना करें और डिसएग्री होने का रीजन दें, ऐसा रीजन दें कि वो सामने वाला कन्विंस हो जाए कि यस, ही हैज गॉट सम लॉजिकल रीजनिंग एंड ही हैज हिज ओन वैलिड पॉइंट्स, ऑल्दो ही इज नॉट राइट, बट द रीजनिंग इज नॉट रॉन्ग। सो लॉजिक लगाना जिसमें आता है नॉर्मली, देखिए इसमें बहुत ज्यादा आपको रटने की, रेटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, रट्टा फिक्शन आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। कोर्ट्स में एजुकेशन आपको ये में भी सहूलियत होती है। कोर्स का तो एक पल के लिए हम एजुकेशन छोड़ दें, एजुकेशन की मैं बात कर रहा एजुकेशन में आपको, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, मैं हूँ। बताऊं आपको, जो इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं, जब आप लॉ स्टूडेंट हैं, लॉ एजुकेशन ले रहे होते हैं, आपको पूरा लॉ नहीं याद करना होता, क्योंकि पूरा लॉ आता भी नहीं है, कोई पढ़ा भी नहीं पाता है। देयर थाउजेंड्स ऑफ लॉज इन इंडिया। पूरी एलएलबी में आपको 30 के आसपास लॉ पढ़ाए जाते हैं, 30 लॉ पढ़ाए जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट से होते हैं, जो बहुत बेसिक से होते हैं। जैसे आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाएगा, आपको आईपीसी पढ़ाई जाएगी, सीपीसी पढ़ाई जाएगी, सीआरपीसी पढ़ाई जाएगी, लेबर लॉज पढ़ाए जाएंगे, आईपी लॉज की नॉलेज दी जाती है, थोड़ी सी कॉर्पोरेट नॉलेज भी दी जा सकती है, कॉर्पोरेट लॉज की, जो बहुत मोटी मोटी सी लॉज हैं, जो बहुत कॉमनली रिक्वायर्ड है या जिनमें प्रोफेशनल स्कोप ज्यादा है, जैसे पर्सनल लॉज है, डिवोर्स के, मैरिज के, इस तरह के प्रॉपर्टी लॉज हैं, रजिस्ट्रेशन एक्ट हैं, इस तरह के बहुत, कुल मिला के 30 लॉ पढ़ाए जाते हैं आपको पूरी एलएलबी में, लीगल उससे, ठीक है। और उसमें सेक्शन याद करने वाले जो पार्ट हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस को आपको पढ़ाते हैं। हर सेक्शन नहीं पढ़ा सकते आपको, क्योंकि पता लगा एक एक्ट में ही 2000 से ज्यादा सेक्शन है, पूरा एलएलबी का सेमेस्टर तो उसी में निकल गया हमारा, पढ़ने समझने में पॉसिबल नहीं है। वो आपको गिने चुने हर एक्ट से 10 से 15 20 सेक्शंस ही पढ़ाते हैं, और उन 10 15 20 सेक्शंस में से आप कैच कर लीजिए कि कौन से कॉमनली यूज्ड सेक्शंस हैं। उनको आपको थोड़ा समय लगता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कोई सेक्शन 26 है और मेरी डेट ऑफ बर्थ 26 है, तो आई विल कोरिलेटेड कि 26 मींस अ मर्डर केस, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ठीक है। सपोज मेरी डेट ऑफ बर्थ 87 है, तो और किसी लॉ में कोई सेक्शन इंपॉर्टेंट है 87, देन आई विल कनेक्ट विद इट। वो डेट ऑफ बर्थ मेरी हो, फादर की हो, मदर की हो, मेरी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर हो, मेरा हाउस नंबर हो, इट कैन बी एनीथिंग। इट इज अ लॉजिक टू रिमेंबर मोस्ट ऑफ द लीगल सेक्शंस ड्यूरिंग योर स्टूडेंट लाइफ। बाकी एक्सपीरियंस के साथ जब प्रैक्टिस करना शुरू करते हो, आपको याद हो जाता है। आई एम सेइंग के जो लॉजिकली माइंड अप्लाई करता हो, जिसमें डेडिकेशन हो, अच्छा कम्युनिकेटर हो, ही कैन बी अ गुड लॉयर। आपको रटने की, रटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, वो रिक्वायर्ड नहीं है। और प्रैक्टिस जब होती है एक्सपीरियंस के साथ, आपको इंपॉर्टेंट लॉज याद हो जाते हैं। अच्छा, इस स्ट्रीम में जाने के लिए आपको +1 +2 में कौन सी स्ट्रीम लेना मैंडेटरी है? नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट, कौन सा आदमी बेस्ट है? एक मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ लीगल प्रोफेशन का और लीगल एजुकेशन का। जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपका साइंस है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है,
आपका आर्ट साइड है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, आपका कॉमर्स है, अकाउंटिंग है, ठीक है, सब चीजें आपको 12th लेवल तक पढ़ाई जाती है थोड़ी थोड़ी। हम्म, लॉ नहीं पढ़ाया जाता, हम्म, बिकॉज फॉर लॉ यू नीड सोशल अंडरस्टैंडिंग, और हम जिस एज ग्रुप में होते हैं 12th तक हमारे अंदर वो सोशल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाती है, हम्म, ठीक है। तो इसलिए लॉ के सब्जेक्ट को आफ्टर 12th रखा गया, हम्म, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप कॉमर्स से भी लॉ कर सकते हैं करके, सिर्फ फाइन फाइन आर्ट ना क्या आपने जो ड्राइंग वगैरह होता फाइन आर्ट, अच्छा, उस ओके, उस फील्ड के स्टूडेंट ना हो आप, म्यूजिक के स्टूडेंट ना हो आप, बाकी आप जर्नलिज्म पढ़ के आए हो, आप कॉमर्स पढ़ के आए हो, आप आर्ट साइड से आए हो, आप जो है कॉमर्स साइड से आए हो, आप जो है मैनेजमेंट साइड से आए हो, आप मैथमेटिकल साइड से आए हो, किसी भी साइड से आए हो, द डोर ऑफ लॉ इज ओपन। इवन इफ यू आर MBBS you can pursue a law degree, ओके, but there is a difference, हम्म, I will tell you that। देखिए, इंडिया में लॉ ग्रेजुएट होने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि आप +2 क्लियर करें और क्लैट दें। क्लैट होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जिसके अंडर कुछ लॉ यूनिवर्सिटीज हैं जो अलग अलग स्टेट्स में स्टेब्लिश हुई हैं, जैसे कि बेंगलोर में है, दिल्ली में है, पटियाला में है, रांची में है, लखनऊ में है। ऐसी 16 के आसपास नेशनल लॉ स्कूल्स हैं इंडिया में। दे आर बेस्ड ऑन terms like IIMs. We have IIMs, IITs, IIMs for the management, IITs for the engineering. ठीक है, we have AIMS and all such institutions for MBBS. Then we have national law universities for 5-year law degree. क्योंकि मैंने शुरू में ही बताया गया है कि लॉ एजुकेशन जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से रेगुलेट होती है। जो सिलेबस वो तय करते हैं वो पढ़ाया जाता है, जो उनका सिस्टम है उसके तहत पढ़ाया जाता है। लॉ कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी बनाने की परमिशन भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही देता है। उसमें इंस्पेक्शन होते हैं, उनकी रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। तो आपको BA LLB करने को मिलेगा इंडिया में। BA LLB में कुछ सब्जेक्ट्स आपको BA के पढ़ाए जाते हैं, जैसे हिस्ट्री है और आपका जो है सिविक्स है, कुछ इस तरह के पार्ट्स पढ़ाए जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स BA के होते हैं, जो BA डिग्री हमारी नॉर्मल डिग्री होती है, बैचलर्स ऑफ आर्ट्स। कुछ सब्जेक्ट्स BA के होते हैं, कुछ सब्जेक्ट्स लॉ के होते हैं। तो एक सेमेस्टर में कॉम्बिनेशन होता है कि जैसे 3 सब्जेक्ट BA के डाल दिए, 2 सब्जेक्ट्स लॉ के डाल दिए, फिर लास्ट के 2 साल में, इन 5 साल के कोर्स में लास्ट के 2 साल में प्योरली लॉ पढ़ाएंगे वो आपको। इसी तरीके से आप BBA LLB कर सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्ट्स BBA के होते हैं, कुछ LLB के होते हैं। 5 इयर्स में आप कंप्लीट करते हैं। फिर होता है BCom LLB। BCom LLB में भी ऐसे ही होता है, ये भी 5 ईयर डिग्री है। कुछ सब्जेक्ट BCom के, कुछ LLB के। एक यूनिक डिग्री है जो बहुत कम लोगों को पता है लीगल फील्ड के, लीगल एजुकेशन के बारे में इंडिया में, BTech LLB। मुझे नहीं लगता आपने कभी सुना होगा। नहीं। BTech LLB इट इज अ 6 ईयर कोर्स। ओके, इसमें आपको BTech भी पढ़ाई जाएगी और लॉ भी पढ़ाया जाएगा। ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज इंडिया में करा रही हैं, बहुत ही कम, लिमिटेड यूनिवर्सिटीज। हमारे इधर वेस्टर्न यूपी में एक यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी, जिसका एक कैंपस सहारनपुर में है, गंगों में, और एक कैंपस है मेरठ में। ये इसको फर्स्ट टाइम लेके आई थी BTech LLB। इसका इन्होंने प्रॉपर परमिशन लिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया से, और ये 6 ईयर कोर्स है। अगर आप BTech करके LLB करने जाएंगे तो आपका कितना टाइम लगेगा? 7 साल, क्योंकि 4 साल की BTech और 3 साल की फिर नॉर्मल LLB जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप कर सकते हो। तो 7 साल हो गए। इन्होंने यहाँ एक को इंटीग्रेटेड कंबाइंड कोर्स बना दिया, 1 साल बचा दिया आपका। 1 साल बचा दिया। हाँ, तो BTech LLB में क्या, यू विल बिकम इंजीनियर ऑल्सो and you become a lawyer also. You तो see the beauty of this. उसका बेनिफिट क्या मिलेगा? क्या वो बंदा पर्टिकुलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड कुछ केसेस हैंडल करेगा, या वो सब तरह के कर पाएगा? Yes, he can lead, he can plead, he can defend, he can present any type of case. लॉ में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। अगर मैंने BBA LLB किया तो ऐसा नहीं है कि मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन है कि मैं इसी तरह के केस डिफेंड करूंगा। हाँ,
ऐसा नहीं, कोई फिर भी रिस्ट्रिक्शन कुछ नहीं है कुछ लॉ तो के अंदर। पर्पस होगा इन दो कोर्सेज को ज्वाइन करने का, दो पर्पस होता अलग है, तरह की। पर्पस होता है, पर्पस होता है। देखिए जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट बढ़ रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो आईपी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हम्म इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पे बहुत मारा मारी है कि ये डिजाइन मैंने तैयार किया था, ये हम्म टेक्नोलॉजी में लेके आया हूँ, तो ये पेटेंट्स मेरा होना चाहिए, इस पे पहला राइट मेरा है, ये मेडिसिन का रिसर्च मैंने किया, इस फॉर्मूला को मैंने डेवलप किया, इस सॉल्ट को मैंने बनाया है, तो इस पे मेरा राइट है। अभी मैं बहुत करंट एग्जांपल देता हूँ, कोविड-19 is a pandemic. Every country is suffering almost in this world, हम्म and everybody is waiting that let a vaccination come for this, and we'll feel a relax from this pandemic. ठीक है, but suppose वो वैक्सीन बन भी गई, तो somebody will claim a patent for it first, क्योंकि किसी ने इतनी मेहनत से रिसर्च से बनाया है, वो मेहनत करेगा और कॉपी कोई भी करके उसको बेचने लगेगा, तो जिसने मेहनत की उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा ना प्रॉपर, उसको उसके उसके रिवॉर्ड नहीं मिल पाएगा, तो लोग रिसर्च कम कर देंगे। तो उनका राइट्स, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको कोई इकोनॉमिक लॉस ना हो, उसके लिए, उसका कोई गलत उपयोग ना हो, उसकी चोरी ना हो, उसके लिए आईपीआर राइट लॉज बने हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज बने हैं। उनको डिफेंड स्पेशली वही लोग कर सकते हैं जो उस फील्ड के एक्सपर्ट हों, जो उस फील्ड की नॉलेज रखते हैं। यू सी आई एम अ कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं साइंस और टेक्नोलॉजी वाली चीजों को समझकर डिफेंड कर पाऊं कोर्ट में, पॉसिबल नहीं है। और फिर इंडिया में कर लूं तो इंटरनेशनल अथॉरिटीज के सामने डिस्प्यूट आ जाता है। सपोज एक वैक्सीनेशन किसी जापानीज कंपनी ने बनाई है, एक अमेरिकन ने बनाई है, एक इंडियन ने बनाई है। अब डिस्प्यूट ये आएगा कि दोनों सिमिलर है या अलग अलग है। अलग अलग है तो शायद डिस्प्यूट कम हो, क्योंकि सबकी अपनी एक यूनिक टेक्नोलॉजी है, यूनिक सॉल्ट, यूनिक फॉर्मूला हो गया है। लेकिन अगर वो कॉमनली एक ही चीज है, तो किसने चुराई, पहले किसने बनाई, तो उसको टेस्ट करना, उसको वेरीफाई करना, पहले क्लेम किसने किया, क्या हुआ, उससे एक्सप्लेनेशन तो समझना, यहाँ वो लोग चाहिए जो एमबीबीएस प्लस एलएलबी करके आए हैं, जिनको दोनों फील्ड्स की वो नॉलेज है। चाहिए। कई बार ऐसा होता है, आप लॉयर हो लेकिन आपने किसी उस प्रोफेशनल से एक पैक्ट किया हुआ है कि भाई सपोज कुछ भी होता है कि इस तरह का कोई इशू होता है, तो आप मुझे समझाएंगे, मुझे असिस्ट करेंगे, मुझे गाइड करेंगे, मेरे साथ खड़े रहेंगे इस तरह के इश्यूज को हैंडल करने में, तो बिकॉज बेसिकली विल हेल्प इन दैट। बिकॉज सपोज यू आर, आप एक लॉयर हैं और आपको मेडिकल लाइन से रिलेटेड कोई केस दे दिया जाए, यू डोंट नो द डेप्थ ऑफ दैट, तो तुम्हारे आपके लिए राइट इतना इतना इजी नहीं है उस केस को समझना और उस केस को डिफेंड करना। राइट 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 राइट। तो इसमें एक्सपर्टीज की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारी चीजें में। अच्छा, परसेंटेज का भी कुछ रोल रहता है क्या, प्लस टू की, 10th की और इन सब की हाँ परसेंटेज का? देखिए, इसमें परसेंटेज होती है, हर यूनिवर्सिटीज का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। जो 3 ईयर एलएलबी है वो आप ग्रेजुएशन के बाद ही कर सकते हो, तो उसमें ग्रेजुएशन की परसेंटेज मैटर करती है। जो 5 ईयर एलएलबी है उसमें आपकी +2 की परसेंटेज मैटर करती है। एंट्रेंस सभी में है, ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में एंट्रेंस है। कुछ में जहाँ एंट्रेंस नहीं है वहां मेरिट लगती है आपके ग्रेजुएशन और के। देखिए जो 5 ईयर प्रोग्राम है वो तो मैक्सिमम एंट्रेंस पे है। तो एंट्रेंस के जहाँ साथ मेरिट की जरूरत है? एंट्रेंस के साथ आपकी परसेंटेज रिक्वायर्ड है, मिनिमम क्वालिफाइड परसेंटेज चाहिए। कुछ यूनिवर्सिटीज में 45 है। फिर इसमें एक क्राइटेरिया आ जाता है रिजर्वेशन वाइज, जैसे जनरल के लिए 45 है, एससी के लिए 40 है, मतलब कि कीप ऑन चेंजिंग फॉर एवरी कैटेगरी एंड एवरी यूनिवर्सिटी। जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। जो प्रॉपर हैं उन जो 3 ईयर प्रोग्राम करा रहे हैं उनका क्राइटेरिया थोड़ा अलग है। तो द क्राइटेरिया डिफर्स, बट यस द मिनिमम परसेंटेज यू शुड हैव। अगर आपका मिनिमम परसेंटेज है ही नहीं जो चाहिए, एलिजिबिलिटी है एंट्रेंस में बैठने के लिए वही नहीं है, तो आप एंट्रेंस नहीं दे पाएंगे। अच्छा, तो यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी हैं इंडिया में अच्छी, जिनमें स्टूडेंट्स को ट्राई करना चाहिए? देखिए दोनों का क्राइटेरिया अलग है। जो 5 ईयर कोर्स है उसका क्राइटेरिया पूरा अलग है, क्योंकि वो एक अलग तरीके से बच्चा मेच्योर होके जाता है ग्रेजुएशन करके। तो और जो 5 ईयर प्रोग्राम है उसमें एज थोड़ी कम होती है, वो उसकी अलग क्राइटेरिया यूनिवर्सिटी जज करने की। अगर मैं आपको बताऊं 3 ईयर प्रोग्राम के अंदर तो 5-6 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां ज्यादातर लोग क्या क्या मुझे बोलना चाहिए, कंपटीशन में रहते हैं कि इनमें से किसी में हो जाए। तो जैसे आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी, फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी,
सबसे पहले लोग प्रेफर करते हैं 3 ईयर प्रोग्राम में, बिकॉज फीस भी कम है और रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। फीस तो आप ये समझिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्चुअल कुछ है ही नहीं। हाँ, फ्री के बराबर है फीस है, जितना फीस है आप शायद उससे ज्यादा अपने फोन में एक साल में आप नेट रिचार्ज और ये टॉक टाइम रिचार्ज करा लेते होंगे एक्चुअल में। मैं आपको बताऊं तो फीस बहुत कम है, लेकिन उन यूनिवर्सिटीज में फीस का कोई मैटर नहीं है, क्योंकि वहाँ एडमिशन लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। एडमिशन लेना बहुत बड़ा चैलेंज है। एडवांटेज ये है कि वहाँ गरीब बच्चा भी पढ़ सकता है, अमीर बच्चा भी पढ़ सकता है, कोई बाउंडेशन नहीं है किसी तरीके की। तो फैकल्टी ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी इज अ फर्स्ट प्रेफरेंस इन 3 ईयर प्रोग्राम। फिर आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी इज देयर, इट इज आल्सो वन ऑफ द प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी फॉर 3 ईयर प्रोग्राम। फिर आपका जामिया मिलिया इस्लामिया in Delhi itself is also one of the most prestigious in the 3 year program. जामिया में 3 भी है और 5 ईयर भी है, दोनों है। BHU में भी 3 ईयर भी है, 5 ईयर भी है, दोनों है। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में सिर्फ 3 ईयर है। अच्छा। हाँ, और आपका इसके अलावा कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की, उनमें भी थोड़ा ठीक रेपुटेशन है। इसके अलावा आप 3 ईयर प्रोग्राम में देख सकते हैं, स्पेशली आपको प्रेफर करना चाहिए इन 3 में। अगर इन 3 में नहीं मिलता है आपको, तो आपको प्रेफरेंस देनी चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं और जो 10 से 15 साल पहले से LLB कोर्स को रन कर रही हैं। जो जहां पर न्यूली इंट्रोड्यूस हुआ है LLB कोर्स, वहां थोड़ा कई बार पूरा सिस्टम डेवलप नहीं हो पाता है, उसमें समय लगता है कि प्रॉपर सेमिनार्स हो रहे हैं, मूट कोर्ट्स हो रहे हैं। मूट कोर्ट्स मतलब एक तरीके से कोर्ट की प्रैक्टिस है, कोर्ट की तरह आपको एक मॉक टेस्ट टाइप का हो गया, तो एवरीथिंग इज हैपनिंग। ठीक है। 5 ईयर प्रोग्राम की मैं बात करूं तो 5 ईयर प्रोग्राम में आपका बैंगलोर, जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बैंगलोर में है, वो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं स्टूडेंट। सेकंड प्रेफरेंस होती है लोगों की दिल्ली में जो NLU है उसकी होती है। थर्ड प्रेफरेंस ये डिपेंड करता है, मतलब कि इट्स माय ओन व्यूज, आई एम नॉट सेइंग कि इट इज देयर, ओनली दिस इज हैपनिंग। सो थर्ड इज द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन हैदराबाद। Actually NLU Hyderabad is more considered for IP laws. Okay. अगर आपको पेटेंट्स में और इस फील्ड में जाना है तो that is more comfortable, most suitable for you that. और बैंगलोर का जो NLU वो कॉर्पोरेट लॉज के लिए बहुत फेमस है। If you wanted to go in corporate laws, then better to go for NLU Bangalore. तो इसके अलावा आपका NLU पटियाला है, आपका NLU लखनऊ है, they are all prestigious one. वैसे तो 16 NLUs हो गए हैं अभी इंडिया में, और कुछ तो ऐसे हैं जो पिछले 3-4 साल 5 साल में खुले हैं। दिल्ली का NLU भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, सबसे पुराना ये हैदराबाद और आपका बेंगलोर वाला ही है। एक्चुअली शुरुआत ही बेंगलोर वाले से हुई थी। तो इसके लिए इन सब के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, क्लैट। और अगर आप चाहते हैं कि +2 के बाद सीधा मैं लॉ करूं, तो आपको जनवरी-फरवरी के आसपास इसका नोटिफिकेशन आ जाता है एडमिशन का। तब आपको अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, क्योंकि एंट्रेंस उनका मई में होता है, तो इस साल नहीं हो पाया है क्लैट का एंट्रेंस कोरोना की वजह से, कोविड-19 की सिचुएशन की वजह से। तो बट एवरी ईयर इट इज शेड्यूल्ड फॉर आइदर लास्ट ऑफ अप्रैल और इन द फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक ऑफ मई। बट आपको फॉर्म्स फिल करने होते हैं वो फैब के दौरान, फैब और जनवरी के दौरान, तो वो आपको ध्यान रखना होता है इन सब नोटिफिकेशंस का, ताकि आप अप्लाई कर सकें प्रॉपर। और इनका मैं बता दूं, इनका एंट्रेंस एग्जाम इजी नहीं होता है। पूरी इंडिया से कंपटीशन ज्यादा होगा तो इजी तो नहीं होगा ऑब्वियसली। सीट बहुत लिमिटेड होती हैं, हर साल एक बैच में 50 से 60 बच्चे एडमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सीट्स हैं, कहीं पे थोड़ा ऊपर नीचे चेंज हो जाता है, कहीं पे 100s भी हैं, डिपेंड्स करता है, बट इससे ज्यादा सीट्स नहीं होती है एक यूनिवर्सिटी के अंदर। सो कंपटीशन इज वेरी टफ, सो यू हैव टू वर्क टू हार्ड। अच्छा, ILI का क्या स्कोप है? सुप्रीम कोर्ट का जो इंस्टीट्यूशन है ILI इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट जो है आपका, ये एक तरीके से डीम्ड यूनिवर्सिटी है सुप्रीम कोर्ट ने। इसके सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्टेब्लिश किया था, और ये बिल्कुल है भी सुप्रीम कोर्ट के अपोजिट है। दिल्ली में जहाँ सुप्रीम कोर्ट है उसके बिल्कुल अपोजिट ये है। यहाँ LLB नहीं होती, यहाँ पर सीनियर कोर्सेज होते हैं, हायर स्टडीज होती हैं आपकी। यहाँ पर LLM होता है और PhD होती है।
इसके अलावा शॉर्ट शॉर्ट सर्टिफिकेट कोर्सेज होते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं और वीकेंड्स पे पढ़ाए जाने वाले कोर्सेज हैं। आपको अगर एलएलएम करना है तो इट इज वेरी प्रेस्टिजियस, बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है आईएलआई, और पीएचडी के लिए भी बहुत अच्छा कंसिडर किया जाता है। तो आईएलआई नो डाउट इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस, बट इट इज फॉर एलएलएम एंड पीएचडी ओनली। अच्छा, तो क्या सिर्फ एलएलबी करने के बाद एक आदमी लॉयर बन सकता है या और भी कुछ चाहिए उसको? ये बहुत अच्छा सवाल है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अब एलएलबी कर लिए तो हम वकील साहब हो गए हैं, और स्पेशली लोग हाँ, कहना शुरू कर देते हैं। जनरल परसेप्शन तो यही है। हाँ, देखिए अभी क्या है कि आपने एलएलबी कर ली है और आपने आगे कोई स्टेप नहीं लिया तो यू आर जस्ट अ लॉ ग्रेजुएट, यू आर नॉट अ लॉयर। लॉ है इंडिया में, वो है एडवोकेट एक्ट 1961, जिसके तहत एक पूरा प्रोसीजर है कि एक व्यक्ति कैसे लॉ ग्रेजुएट से लॉयर बन सकता है। तो लॉयर बनने के लिए आपको एलएलबी तो पास करना ही पड़ेगा, साथ में मिनिमम 60% आपकी, मिनिमम 60 to 70% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आपने एलएलबी डिग्री तो कर ली है लेकिन इससे कम परसेंटेज है तो यू कांट बी एडमिटेड एज अ लॉयर इन इंडिया। क्योंकि एलएलबी सिर्फ रेगुलर कोर्स होता है। आपको मैं बता दूं, ये कोई डिस्टेंस लर्निंग कोर्स नहीं है एलएलबी, कोई प्राइवेट कोर्स नहीं है कि आप एग्जाम देने जाओ, कोई डिस्टेंस लर्निंग नहीं है, इट इज जस्ट अ रेगुलर कोर्स। अगर आपने एलएलबी रेगुलर की है, एक्चुअली होता भी रेगुलर ही है, कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में इसको डिस्टेंस लर्निंग से नहीं कराती है। अगर आपने इसको रेगुलर नहीं पढ़ा है या आपकी परसेंटेज कम रह गई है तो आप लॉयर नहीं बन पाएंगे एलएलबी करने के बाद भी। तो मिनिमम 60 to 70% आपका रिक्वायरमेंट है अटेंडेंस का, और 60 to 70 इसलिए बोल रहा हूँ, 70 इज मैक्सिमम, मिनिमम रिक्वायर्ड 60 तक वो कंसिडर कर लेता है बार काउंसिल। अगर आप बीच में बीमार हो गए सीरियसली, आपके पास कोई रीजंस हैं, तो दे कैन कंसिडर यू टिल 60 ऑल्सो, अदरवाइज 70 इज मैंडेटरी। आपके पास मेडिकली कोई रीजन नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं है, या कोई जैसे कॉलेज आप कहीं चल रहा था, कोई ऐसी अर्थक्वेक आ गया या कोई फ्लड आ गई, कॉलेज बह गया, आप जा नहीं पाए, तो इन दैट रीजन द बार काउंसिल में कंसिडर एक्सेप्शन तो इज यानी ऑलवेज देयर अगर इन लॉ। ये क्राइटेरिया मैच कर जाता है तो आपको ऑथराइज कर दिया जाएगा कोई भी केस लड़ने के लिए? इमीडिएटली डिपेंड करता है सिचुएशन पे। मैंने बताया जैसे कि इंडियन 60 से 70% होना चाहिए, एलएलबी क्लियर्ड होना चाहिए कंप्लीटली, और वो उसको लेकर पर्टिकुलरली स्टेट बार काउंसिल के पास जाएगा। देखिए, बार काउंसिल के दो स्ट्रक्चर हैं, एक होता है ऑल इंडिया लेवल का बार काउंसिल ऑफ इंडिया, और बाकी जितने भी स्टेट हैं हर स्टेट में अपना एक बार काउंसिल होता है। जैसे मेरा रजिस्ट्रेशन दिल्ली बार काउंसिल के साथ है, तो मुझे सबसे पहले दिल्ली बार काउंसिल के साथ रजिस्ट्रेशन कराने पड़ेंगे, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद एक पर्टिकुलर फीस होती है, वो फीस देने के बाद उसका भी एक प्रोसीजर है कि आपको कुछ लॉयर्स चुनने होते हैं, उनमें से कुछ की स्टैंडिंग 5 इयर्स की हो, कुछ की 10 इयर्स की हो, और उससे साइन कराना पड़ता है, उनका रिकमेंडेशन कराना पड़ता है आपको, और फिर आप वो फाइल करते हो, आपको एक पर्टिकुलर सर्टिफिकेट आता है, और उस सर्टिफिकेट के एनरोलमेंट सर्टिफिकेट हम उसको बोलते हैं बेसिकली। एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आने के बाद, अब आफ्टर 2012 इन्होंने एक नया प्रोविजन इंप्लीमेंट किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि जो भी स्टूडेंट एज अ लॉयर एनरोल्ड होना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उनको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना पड़ता है। यानी एलएलबी क्लियर करेंगे, एलएलबी क्लियर करने के बाद आप स्टेट बार काउंसिल के साथ अपने आप को एनरोल करेंगे। जब एनरोल हो जाएंगे, वो एनरोलमेंट का सर्टिफिकेट आ जाएगा, उसके बाद आप ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करेंगे। अच्छा, यानी एक पर्टिकुलर स्टेट में अगर आप रजिस्टर्ड हो गए हैं, एनरोल हो गए हैं, तो आप दूसरी स्टेट में केस नहीं लड़ सकते? लड़ सकते हैं बिल्कुल, बट आपका एक रिकॉर्ड होना चाहिए एक स्टेट में, उसके तो बगैर उसके बगैर नहीं लड़ सकते? नहीं लड़ सकते, तब तक आप लॉयर बने ही नहीं एक्चुअली, तब तक आप सिर्फ लॉ नहीं, जैसे दिल्ली का अपने पास रजिस्ट्रेशन आ गया, तो क्या आप हरियाणा में लड़ सकते हैं जब तक आप ऑल इंडिया का नहीं आया? लड़ सकते हैं, बट उसमें आपको किसी का साथ चाहिएगा जो वहीं का लोकल लॉयर होएगा। ओके। देखिए, इसमें क्या है, आपको 2 साल का टाइम मिलता है। आज आपने एलएलबी पास किया, एलएलबी पास करने के बाद आपने अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया, एनरोलमेंट करा लिया किसी बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल में। जिस दिन आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आता है, उस दिन से लेकर अगले 2 साल तक का आपके पास समय है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए, और 1 साल में 2 बार बार एग्जामिनेशन होता है।
यानी आपको आपको 4 अटेम्प्ट मिलेंगे। इसमें से कोई भी अटेम्प्ट आपको क्लियर करनी है, और एग्जाम बहुत इजी होता है, वो बहुत टफ एग्जाम नहीं होता, वो ओपन बुक एग्जाम होता है। मतलब आप एग्जामिनेशन हॉल में अपने साथ अपनी बुक्स नोट्स कैरी कर सकते हैं। ओके। और वो जो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और वो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन होता है, उसके कोई मार्क्स नहीं होते हैं, बट एक सर्टिफिकेट आता है जिसमें लिखा होता है क्वालिफाइड। अगर क्वालिफाइड नहीं है तो डिस्क्वालिफाइड आएगा, आपको अच्छा, एग्जाम में दोबारा अपीयर होना पड़ेगा। और अगर चारों बार ही डिस्क्वालीफाइड हो जाए कोई, तो फिर वो ऑल इंडिया प्रैक्टिस नहीं कर सकता? नहीं, ऐसा नहीं है, फिर आपको वो क्लियर करने का एक रीजन देना पड़ेगा, एक चांस मांगना पड़ेगा आपको। चांस अच्छा। मिलता है उसके बावजूद भी। हाँ, वैसे चांसेस ये होते हैं क्लियर कर लेते हैं लोगों। ओके। आप देखिए बुक साथ में ले जा सकते हैं, और बिल्कुल बिल्कुल उसमें बिल्कुल। से वो क्वालिफाई करना है, कोई इसमें मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है, इतने मार्क्स हम्म चाहिए, वो चाहिए। हम्म इट्स जस्ट अ क्वालिफाइंग जो एग्जाम। आदमी उसको भी नहीं क्वालिफाई कर पा रहा, क्लियर कर पा रहा, वो वैसे भी वो एज लॉयर बनने लायक नहीं है, अ देखिए। लॉयर बनने लायक भी नहीं है। वो जो आदमी वो बुक्स खोल लॉयर के भी। बनने लायक नहीं है। एक्चुअली उन लोगों के लिए एग्जाम रखा गया जो एक तरीके से बिजनेस चल रहा था, घोरक धंधे बन गए थे कि पैसे दो, डिग्री लो। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते थे जहां से एफिलिएशन तो ले लिया जैसे कैसे करके, बट स्टूडेंट्स को वो बस पैसे लेके डिग्रियां सेल कर रहे थे कि आप सिर्फ एग्जाम देने आना, बाकी आपका रिकॉर्ड अटेंडेंस हम मेंटेन करेंगे। उससे क्या प्रोफेशन की डिग्निटी खराब हो रही थी। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए ये सिस्टम क्रिएट किया गया है। अच्छा, एक लॉयर किसी भी तरह का केस लड़ सकता है? बिल्कुल कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बट बाउंडेशन नहीं है? वो स्पेशलाइजेशन आपके टाइम के साथ किसी फील्ड में हो जाती है, क्योंकि इतने सारे लॉज हैं, बहुत वास्ट फील्ड है। तो आपको हर लॉ की नॉलेज रखना, फिर उसमें एक्सपर्टीज होना हम्म आसान चीज नहीं है। हम्म अच्छा, एक आदमी जो फॉरेन कंट्री से लॉ की डिग्री लेके आया है, क्या वो आदमी इंडिया में प्रैक्टिस कर सकता है? कंडीशन अप्लाई कर सकता है, उसके लिए प्रॉपर क्राइटेरिया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। हाँ, उसमें कुछ क्राइटेरिया आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर फॉलो किए हैं, हाँ, सपोज वो पर्टिकुलरली जो आपका ड्यूरेशन है, मिनिमम 3 इयर्स की डिग्री होनी चाहिए वो। ओके। सपोज इंडिया में लॉ की डिग्री 5 इयर्स की है, 6 इयर्स की और 3 इयर्स की है, हम्म और किसी ऐसी कंट्री से आप डिग्री करके ले आए जहाँ पर 2 इयर्स की है, हम्म देन इट इज नॉट वैलिड। तो मिनिमम 3 इयर्स की होनी चाहिए। इसके अच्छा। अलावा बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कुछ क्राइटेरियाज हैं, बार काउंसिल ऑफ वेबसाइट की वेबसाइट पर वो क्राइटेरिया दिया हुआ है। हम्म मतलब कि कितना सेमिनार्स होगा, क्या शेड्यूल होगा, कौन से सब्जेक्ट्स कवर होंगे, कैसा टीचिंग क्राइटेरिया होगा, इंडियन एजुकेशन को कितना स्टैंडर्ड मैच करता है, वो एक प्रॉपर क्राइटेरिया बनाया गया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू। और उसमें अगर आपकी यूनिवर्सिटी फॉरेन यूनिवर्सिटी खरी उतरती है, तो हम्म आप अपनी यूनिवर्सिटीज का पूरा विवरण इंग्लिश में देंगे, एक हैंडबुक में बना के बार काउंसिल को जब रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे वो देंगे। फिर आपका एक इंटरव्यू भी होगा, एक तरीके से जर्नल इंटरेक्शन होगा आपका बार काउंसिल ऑफ स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट में जहां आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, उसमें भी आपको जांचा परखा जाता है। फिर ये जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन है ये देना ही पड़ेगा, हम्म क्योंकि ये तो एक मैंडेटरी पार्ट है टू बी अ लॉयर इन इंडिया, ये भी क्लियर करना पड़ता है। और अगर किसी कारण से आपकी फॉरेन यूनिवर्सिटी उन क्राइटेरिया पर खरी नहीं उतर रही है, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस। ओके। आपने चाहे इंडियन लॉज पढ़े हैं या नहीं पढ़े, लेकिन अगर वो यूनिवर्सिटी खरी उतरती है तब आप कर सकते हैं? जी जी, उन कंडीशंस पे अगर खरी उतर रही है, जो क्राइटेरिया बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बनाया है, उन क्राइटेरिया उसको फुलफिल करता है, देन इट इज ओके। ओके। अगेन इट शुड बी अ रेगुलर कोर्स। अगर आप फॉरेन से भी पढ़ के ऑब्वियसली आए तो ऑब्वियसली। डिस्टेंस, हाँ, दे विल नॉट एडमिट अ डिस्टेंस लर्निंग कोर्स। अच्छा, एक मिथ कह सकते हैं, जो अक्सर लोग कहते हैं कि लॉयर्स आर लायर्स, क्या ये सच है? किसी somebody's truth can be somebody's lie। किसी का सच किसी का झूठ होता है, या किसी का झूठ किसी का सच होता एवरी है। कॉइन हैज टू साइड्स। हाँ, दैट इज फाइन। अभी यहाँ सूरज निकला है तो किसी और देश में जहाँ पर टाइम जोन A डिफरेंट है, हो diplomatic सकता है answer. वहाँ A diplomatic सूरज answer. ना निकला। No, it's true, it's true, it's true, it's just, you see, law is not a mathematics, I said already. It's a interpretation, how you interpret, how you create, how you take a situation. You see, legal provisions are being tested on a situation you are suffering through, for which you have been presented before the court. So क्या सच है क्या झूठ है, it's not so easy to find out. It's
it's like a joke you can crack anywhere to make people laugh, but reality is entirely different. You can't take it into a reality. ओके, एजुकेशन सेक्टर में लॉयर का क्या स्कोप है? देखिए, जितनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ एलएलबी कराया जा रहा है, पीएचडी कराया जा रहा है लॉ में, या एलएलएम कराया जा रहा है, या कोई इस तरह के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, जैसे साइबर लॉज हैं या कहीं भी आईपी लॉज के हो रहे हैं, वहाँ सब जगह आपको यही लॉ प्रोफेसर ही चाहिए। हाँ। उन्होंने अभी गिनाया है कि कितनी सारी तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हो गई हैं इंडिया में, फिर पर्टिकुलर कॉलेजेस हैं और यूनिवर्सिटीज हैं जो लॉ करा रही हैं, तो वो स्कोप तो है ही है। वो उतना ही स्ट्रॉन्ग स्कोप है प्रोफेशन के अंदर जितना दूसरी अदर स्ट्रीम्स में है। जो केमिस्ट्री के अंदर है टीचिंग स्टाफ के लिए, जो फिजिक्स के लिए, वो स्कोप आपका लॉ के अंदर है। उतनी ही डिमांड है और उतना ही पे स्केल है। अच्छा। अगर आप केमिस्ट्री के प्रोफेसर हैं यूनिवर्सिटी में, जो पे स्केल है केमिस्ट्री के प्रोफेसर के लिए वही लॉ प्रोफेसर के लिए है। So scope is always there, no doubt, always there. हाँ, और कोचिंग सेंटर भी खोल सकता है एक। Of course, जुडिशरी सर्विसेज के लिए कोचिंग सेंटर्स चलते हैं। दिल्ली तो एक हब हो चुका है, क्योंकि दिल्ली में बहुत सारे कोर्स हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, आईपी यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है जो लॉ की डिग्री करा रही हैं, तो स्टूडेंट्स वहीं पढ़ने के बाद जुडिशरी सर्विसेज का प्रिपरेशन करने लगते हैं। तो देयर आर मेनी कोचिंग सेंटर्स इन इंडिया एंड इन अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, देयर आर लॉट्स ऑफ कोचिंग सेंटर्स who are giving coachings for judicial services. तो वो एक ऑप्शन है ही। लाइक एजुकेशन सेक्टर में अगर आप देखें लॉ प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उतना ही स्कोप है जितना अदर प्रोफेशंस में। इवन मैं तो ये कहूंगा कि अदर प्रोफेशन से ज्यादा है। आप पर्टिकुलरली फिजिक्स पढ़ाने के लिए आप ग्रेजुएशन या आप स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए कोचिंग सेंटर्स खोलते हैं। लॉ में तो आप पर्टिकुलरली आप हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी के लिए आपने कोचिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस के लिए तो है ही हैं। लोग एलएलबी और एलएलएम एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए भी कोचिंग सेंटर्स में जाते हैं। इतना टफ कंपटीशन है, तो ये स्कोप तो है ही है। ये मैं मानता हूँ बाकी फील्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। ये कोचिंग सेक्टर में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शायद, क्योंकि क्लैट वगैरह की जो एंट्रेंस की तैयारी करा रहे हैं, दे आर अर्निंग गुड। बिल्कुल ट्रू। अच्छा, एक चीज मैं और देखता हूँ कि जब हम कोर्ट में जाते हैं या तहसील में जाते हैं, तो वहां स्टैम्प पेपर विक्रेता बैठे होते हैं और वो भी लॉयर होते हैं। तो वो क्या उनकी इनकम ज्यादा है इसलिए वो स्टैम्प पेपर विक्रेता बन रहे हैं, वो लॉ फील्ड में वो एज अ प्रैक्टिशनर नहीं जा रहे? क्या रीजन होता है? देखिए, ये अपना एक पर्सनल व्यू होता है। कई बार क्या होता है, कुछ लॉयर्स उतनी मेहनत नहीं कर पाते हैं, लॉ डिग्री ले लेते हैं बट वो इतना मेहनत नहीं कर पाते हैं। एक रीजन ये भी हो सकता है। एक रीजन कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप किसी एक्सीडेंट या ऐसी मेडिकल इश्यूज से गुजर रहे हैं कि जो फिजिकल प्रेजेंस, जो फिजिकल एक्टिवनेस आपके अंदर चाहिए बीइंग एज अ लॉयर, वो आपके अंदर नहीं रह जाती है। तो कहीं प्रोफेशन चलाना है, जीवन में कुछ करना है, तो लोग इसको वेंडर एजेंसी ले लेते हैं। बट आपको स्टैम्प पेपर विक्रेता बनना है तो इट्स नॉट रिक्वायर्ड टू बी अ लॉयर। आपको एलएलबी करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप +2 भी हैं, आप 10th आप पढ़े लिखे होने चाहिए। पर जो नोटरी करता है वो पर्सन तो लॉयर होना चाहिए। हाँ, देखिए, नोटरी के लिए भी आपको, इफ यू वांट टू बी अ नोटरी, नोटराइजेशन कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको कराने पड़ते हैं। उसके लिए एक पर्टिकुलर एक्ट है और उसमें नोटरी के लिए भी गवर्नमेंट असाइन करती है। उसके लिए आपको मिनिमम 7 इयर्स की प्रैक्टिस हो चाहिए होती है। देखिए, स्टैम्प पेपर बेचना एक एंटायरली डिफरेंट है और नोटरी करना, डॉक्यूमेंट्स को नोटराइज करना एक एंटायरली डिफरेंट चीज है। ये है कि कई बार ये कॉम्बिनेशन हो जाता है। हाँ, अक्सर कॉम्बिनेशन में हम इसको देखते हैं। अक्सर एक ही आदमी दोनों काम कर रहा होता है। नोटराइजेशन डॉक्यूमेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि ये आदमी लॉयर ही है, और इस तरह का एक परसेप्शन रहता है। जो डॉक्यूमेंट्स नोटराइज कर रहा है, ही और शी इज डेफिनेटली अ लॉयर। ओके। एंड ही और शी इज नॉट अ लॉयर, तो वो फ्रॉड है। वो इलीगल है। 7 इयर्स की प्रैक्टिस के बगैर आप नोटरी नहीं कर सकते। मिनिमम 7 इयर्स का प्रैक्टिस होना चाहिए। उसके बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है गवर्नमेंट के पास।
पर्टिकुलर उसका इंटरव्यू होता है। नोटराइजेशन भी दो तरह की अथॉरिटी मिलती है आपको, एक स्टेट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिलती है, एक राज्य सरकार की तरफ से मिलती है। तो it is a profession, it is a stream in profession, or it is a work within a profession. But selling a stamp paper is not all related to any legal to a lawyer. Anybody who is educated, either having cleared his metric or +2, can be a stamp paper vendor, fulfilling other requirements that the condition government has laid down. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल, ऐसे कौन से एरियाज हैं इस इंडस्ट्री में जहां इनकम सबसे ज्यादा है? पीपल आर क्रेजी फॉर इनकम। See, if there is no pain, then there is no gain. तो जो जितनी मशक्कत करेगा वो उतने फल पाएगा इस फील्ड में। और आप कहीं भी चले जाएं, आप लॉयर एज ए लॉयर प्रैक्टिस करें तो मेहनत बहुत है, टाइम लगता है। Sometimes it takes 7 years or more than that to be a good lawyer or good earning lawyer. Good lawyer is differently something, or good earning lawyer is something other thing. So to be a good earning lawyer, it may take a long time, sometime a decade also. और legal teaching की बात करें, legal profession as a teaching profession में जाना चाहे legal field में, तो वहाँ आपको जो सैलरी मिलती है अदर प्रोफेसर्स को वो तो मिलेगी। उसके अलावा आप लीगल फील्ड्स में बुक्स लिखें, आर्टिकल्स लिखें, आप लेक्चर्स देने जाएं, विजिटिंग फैकल्टी बने, राइटिंग में एक अच्छा स्कोप हो सकता है। राइट। बुक्स बड़ी महंगी होती हैं फील्ड की, 1600, 2500, 3000, 5000 एक नॉर्मल रेट है लीगल बुक्स का। लोग कहते हैं लॉयर का इसका इन्वेस्टमेंट का, एक्चुअली उसकी बुक्स बहुत महंगी आती है। उसका इन्वेस्टमेंट उसकी बुक्स होता है, बहुत मोटा इन्वेस्टमेंट होता है। लोग इमेजिन नहीं कर सकते एक बुक एक कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम प्रॉपर पूरी वॉल्यूम खरीदें ना, मतलब कि जिसमें पूरे डिफाइन है, कमेंट्रीज हैं, रिसर्च है, सब कुछ खरीदें, तो इट विल कॉस्ट अस अराउंड 30,000 to 60,000। बाप रे। just a constitution of India, leave other laws, just a constitution of India. तो बुक्स नीड लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो जो बुक्स लिखेगा तो ऑब्वियस सी बात है रॉयल्टी का पार्ट पहुंचता है, तो दैट विल आल्सो मेक यू रिच, नो डाउट। एंड इफ यू गो इन अ जुडिशरी, दे हैव अ फिक्स्ड allowances, salary, and they enjoy other parks also. They enjoy the government house, the government vehicles, the government status, the respect, the security, the recognition in the society, the authority in the society. So everything has their own minus and plus points, their own prestige and their own struggle. Everything is in there for them. तो ऐसा नहीं है पैसा बहुत है, लेकिन पैसा वही है। Again, to have a good income, you should have combination of qualities: dedication, discipline, regularity in your efforts, knowledge, confidence. Definitely will be a good, successful in your field, and you will make a good money, no doubt. तो निखिल त्यागी जी, बहुत अच्छा लगा आपसे ये डिस्कशन करके। इट वाज अ नाइस मीटिंग विद यू, और उम्मीद करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स ने भी आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, और वो डेफिनेटली लर्न करेंगे कि लॉ प्रोफेशन उनके लिए है, उनको इस प्रोफेशन में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे निखिल त्यागी, और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, और आगे भी ऐसे और अच्छे सेशंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।